नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा था ये पूरा कंप्लीट हो गया है एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो उसको यदि तक आप अभी तक आपने अवेल नहीं किया है तो कर सकते हैं। डेमो क्लासेस आपको बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन रखेंगे। हर एक टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और बार बार यहाँ पर रिपीट होते हैं। ठीक है, और पूरा हम मैप के थ्रू यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ मैं आपको क्लास के दौरान बताऊंगा और ये सारे सेशंस आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सेट को आप ज़रूर सॉल्व करिए। और अभी तक यदि आपने हमारे कोर्सेज़ या फिर एप्लीकेशन को विज़िट नहीं किया है तो एक बार आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जाकर के हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें, है ना। इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप पीडीएफ सेक्शन पर जाइए। ठीक है, पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना दूंगा प्रैक्टिस सेट, ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। सॉरी, फ्री में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का जो ये हमारा कोर्स चल रहा था जो कि फाउंडेशन कोर्स था ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसको जाकर के आप अवेल कर सकते हैं। बहुत ही कम और नॉमिनल प्राइस में ये आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बहुत ही। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। पहले आप व्हाट्सअप करें फिर कॉल करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। इसके अलावा पॉलिटी की क्लासेस अभी चल रही हैं। ठीक है, और प्रॉबेबली मंडे से हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। हिंदी का रिकॉर्डेड कोर्स है और बहुत जल्दी अन्य सब्जेक्ट भी हमारे आने वाले हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। जो भी ई बुक हैं पीडीएफ हैं आपको वहाँ पर ही मिलती हैं, है ना। इसके अलावा देखिए इंडियन ज्योग्राफी की चूँकि हमारी क्लासेस पूरी कंप्लीट हो गई हैं तो इसकी बहुत जल्द ई बुक भी आ जाएंगी, है ना। जितने भी टॉपिक्स हैं, है ना, यदि आप मान लो बैच अवेल नहीं करना चाहते, सिर्फ आपको मेरे नोट्स ही चाहिए तो आप सिर्फ ई बुक भी अवेल कर सकते हैं। बहुत जल्द लगभग एक हफ्ते 10 दिन में सारी ई बुक आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। क्वेरी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो ई बुक भी आप अवेल कर सकते हैं। अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन बहुत जल्द आपको हमारी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे हम बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखा है, यहाँ पर अपने आप में 3 फैक्ट मैंने रखे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये एसएससी पीसीएस रेलवे, है ना। अब सेम क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन इसमें जो तथ्य दिए गए हैं जैसे कि स्थलीय सीमा से संबंधित, समुद्री सीमा से संबंधित या फिर लद्दाख के बारे में एक तथ्य दिया हुआ है, तो यहाँ से मल्टीपल एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनमें से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, सेकंड है भारत की समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और राइट है। ओके, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत की स्थलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है ना। तो आप यहाँ पर यदि गुजरात देखोगे, एक बार यहाँ पर मैं मैप बना दूँ, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये भारत का मैप यदि मैं इस प्रकार से बनाऊं, ठीक है, ये तो आप यदि गुजरात से यहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट तक जाओगे तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान, ठीक है, फिर यहाँ पर चीन, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, फिर यहाँ पर चीन, यहाँ म्यांमार और यहाँ बांग्लादेश, तो अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। एक प्रकार से ये हमारी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। इसी को हम बोलते हैं लैंड बॉर्डर या इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, जबकि स्थलीय भाग से घिरा हुआ है। आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तिब्बत है या फिर चाइना है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर म्यांमार है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है। तो इसको ही हम भारत की स्थलीय सीमा बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसकी ही लेंथ कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड क्या है, हमारी समुद्री तटीय सीमा। तो ये नीचे वाला जो भाग है हमारे भारत का, ये वाला, ठीक है,
ये हमारी है तटरेखा, यहाँ से लेकर के यहाँ गुजरात राज्य है, गुजरात से लेकर के यहाँ पर वेस्ट बंगाल राज्य है, यहाँ तक आप देखोगे तो ये हमारी कोस्ट लाइन है। इसके अलावा कुछ द्वीप समूह यहाँ पर हैं, इसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, और कुछ द्वीप यहाँ पर हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और ये जो हमारी मेनलैंड की कोस्ट लाइन है, इनको मिलाकर के टोटल हमारी कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, मेनलैंड की कितनी है, मेनलैंड की है 5422.6, और ओवरऑल अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इसमें आप मिला लेंगे तो 7516.6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, 1, 2 और 3, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट राइट हैं। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, भारत लद्दाख जो है ये भारत का शीत मरुस्थल है। तो देखिए भारत में आप में से कई लोग समझते होंगे जिन्होंने इन डेप्थ नहीं पढ़ा है कि भारत में एक ही मरुस्थल है, थार मरुस्थल, है ना। तो ऐसा नहीं है, थार मरुस्थल तो है ही एक मरुस्थल, एक अन्य मरुस्थल भी है लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख वाला जो रीजन है ये भी भारत का शीत मरुस्थल है। मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीत, है ना, मतलब ठंडा, और एक होते हैं गर्म, मतलब कोल्ड। ठीक है, तो भारत में जो गर्म मरुस्थल है ये है थार मरुस्थल, और लेह लद्दाख जो है ये भारत का शीत मरुस्थल है। ये हिमालय के जो कि वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको हम भारत का शीत मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चादर जितनी मैंने आपको डिटेलिंग डिस्कस की कराई है ये जरूर याद रखिए। और जब भी आप MCQs PYQs सॉल्व करने बैठें तो जैसे मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन डिकोड कर दिया है, पूरा एक एक तथ्य मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, इसी प्रकार से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे कि भारत की कोस्ट लाइन की बात आई तो मेनलैंड की कोस्ट लाइन, आइलैंड की कोस्ट लाइन, ओवरऑल कोस्ट लाइन, स्थलीय सीमा की बात आई तो कौन कौन से देश स्थलीय सीमा में हैं, कौन कौन से राज्य हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर आपको 16 राज्य और 2 UT देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये इनका आपने रिवीजन कर लिया। तो जब आप इस प्रकार से MCQs को सॉल्व करते हो ना तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी होता है ना, रिवीजन भी बहुत अच्छे से होता है, और आपको MCQs PYQs सॉल्व करने की अच्छी हैबिट भी बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है। ठीक है, जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। तो भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा है ये कहाँ से नहीं गुजरती। अब क्वेश्चन में जब भी नहीं लिखा रहे, है ना, नॉट लिखा रहे, तो उस पर आप स्पेशली ध्यान देना। ठीक है, नॉट मतलब बच्चे क्या होता है अक्सर पढ़ते हैं भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ऐसा पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ना भूल जाते हैं या फिर दिमाग से स्लिप हो जाता है। ठीक है, और ए ऑप्शन में मिजोरम दिखेगा, इसको ही टिक करके आ जाएंगे। ये अक्सर ह्यूमन एरर में गलती होती है, तो आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर जो होगा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए त्रिपुरा मिजोरम से निकलती है, झारखंड से भी निकलती है, छत्तीसगढ़ से भी निकलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में है, यहाँ से नहीं निकलती। कौन कौन से राज्य हैं एक बार मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। सबसे पहले देखिए गुजरात है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम, है ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं निकलती, कहाँ से निकलती है, टोटल 8 स्टेट, 8 इंडियन स्टेट जो हैं, 8 भारतीय राज्य हैं, इनसे निकलती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम राज्य आते हैं, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती भैया। जो मानक समय रेखा है तो ये आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन ये झारखंड से नहीं गुजरती। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है याद रखिएगा, ये झारखंड राज्य से नहीं गुजरती, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है तो एक बार मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा देता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना, ये भी टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या फिर पूर्वी देशांतर। ठीक है, याद रखना। और 5 राज्यों से होती है, गुजरती है। इसके अलावा यहाँ पर मिर्ज़ापुर नामक एक जगह है, कौन सी जगह है, मिर्ज़ापुर, है ना, यहाँ से ही यूपी में मिर्ज़ापुर है, यहाँ से ही हमारा जो मानक समय है इसको डिसाइड किया गया। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत की मानक समय रेखा, ये जो कर्क रेखा है इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, ये एक प्रकार की अक्षांश रेखा है या फिर लैटिट्यूड है। और जो मानक समय रेखा है ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है या फिर देशांतर रेखा है, आपको दिमाग में रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आर इंडिया, है ना। तो हमारे भारत का जो सदर्न मोस्ट बिंदु है ये कौन सा है तो देख लेते हैं। तो कन्याकुमारी, है ना। अब देखो यहाँ पर भी 2 चीज़ है, यदि यहाँ पर इंदिरा
पॉइंट आपस में होता है ना, इंदिरा पॉइंट यदि ऑप्शन में होता तो हम उसको टिक करते। मान लो ये ऑप्शन होता है इंदिरा पॉइंट, तो हम इंदिरा पॉइंट को टिक करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कन्याकुमारी है तो कन्याकुमारी है ना। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझो, ये हमारा भारत का मैप है ना। कन्याकुमारी कहाँ पर है, यहाँ पर आपको कन्याकुमारी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको इंदिरा कॉल देखने को मिलेगा, यहाँ आपको किविथू देखने को मिलेगा, और यहाँ आपको गोहार मोती देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए भारत का यदि ऐसा क्वेश्चन आए कभी, भारत की मुख्य भूमि का या फिर इसको हम बोलेंगे मेन लैंड का सदर्न मोस्ट बिंदु कौन सा है, तो आप बोलोगे कन्याकुमारी, है ना। ओवरऑल दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी ग्रेट निकोबार के अंतर्गत। सबसे नदर्न मोस्ट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, किविथू। सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, गोहार मोती। तो कैसा भी क्वेश्चन आए दिमाग में बिल्कुल अच्छे से इसको आप बिठा लीजिए या फिर रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैसा भी क्वेश्चन आए मैंने आपको बता दिया है, दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यहाँ से यदि आप चलना प्रारंभ करोगे, यहाँ तक आओगे तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 3214 किलोमीटर। मतलब भारत का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है इससे सदर्न मोस्ट पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, 3.3214। और ईस्टर्न मोस्ट से वेस्टर्न मोस्ट की जो दूरी है ये वाली, ये कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है ना। 3214 और 2933, ठीक है। इतना दिमाग में रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। ऐसे राज्य जो बांग्लादेश की बॉर्डर के साथ में लगे हुए हैं। तो ये सब जो मैपिंग वाला पार्ट है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट की जो मैपिंग वाला पार्ट है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कराया है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ मेघालय लगता है, असम भी लगता है, बीच में है, पश्चिम बंगाल भी लगता है और त्रिपुरा भी लगता है। तो इसका ए आंसर ही सही हो जाएगा। नागालैंड यहाँ पर नहीं लगता, और यहाँ पर भी नागालैंड तो नहीं लगता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो कि किसकी सीमा नहीं लगती है ना। तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पर देख सकते हो, सिक्किम भी नहीं लगता यहाँ पर, तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर तक पहुँच सकते हो। देखो यहाँ पर एक मैप है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पर आप देख सकते हो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लग रहा है, असम से लग रहा है, मेघालय से लग रहा है, त्रिपुरा से लग रहा है और मिज़ोरम से लग रहा है, ठीक है। मिज़ोरम के साथ भी इसकी बॉर्डर लगती है, याद रख लीजिएगा। जबकि नागालैंड जो है काफ़ी ऊपर आ जाता है, ईस्ट में जाता है, ये म्यांमार के साथ में अपनी बॉर्डर को साझा करता है। ओके, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए घबराने की आवश्यकता नहीं है, शांति दिमाग से याद करो और मैपिंग पर अच्छी कमांड करो। ज्योग्राफी यदि आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो मैपिंग पर जितनी अच्छी आप कमांड करोगे उतने ही अच्छे से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अगला देख लेते हैं, डूरंड लाइन किसके साथ में भारत की सीमा का निर्धारण करती है। ओके, डूरंड लाइन की यहाँ पर बात हो रही है। तो डूरंड लाइन की यदि हम बच्चों बात करें तो ये जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब भारत और पाकिस्तान जब एक ही थे, है ना। पाकिस्तान 1947 में एक नया देश अस्तित्व में आया, है ना। तो उससे पहले ही भारत और जो अफ़गानिस्तान था, भारत व अफ़गानिस्तान था, है ना, तो इसके बीच में डूरंड लाइन खींची गई थी। लेकिन 1947 में पाकिस्तान एक नया राज्य बन गया और जो ये लाइन है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में शिफ्ट हो गई। तो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा आप देख लीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए ये पाकिस्तान है ना, और ये अफ़गानिस्तान है। इसके बीच में ये रेड कलर से आप जो देख रहे हो यही डूरंड लाइन है, आपको दिमाग में रखना है ना। इसके अलावा रेडक्लिफ लाइन कहाँ पे, तो यहाँ पर रेडक्लिफ लाइन देखने को मिलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा कहाँ देखने को मिलती है, मैकमोहन रेखा की बात करूँ तो ये भारत व चीन के बीच में देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश रीजन में, है ना। अच्छा, LAC और LOC कहाँ देखने को मिलती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल ये आपको देखने को मिलेगी इंडिया और POK के बीच में, है ना। और LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये आपको देखने को मिलेगी इंडिया और जो अक्साई चीन है ना। अक्साई चीन मतलब भारत का ऐसा हिस्सा जो लद्दाख रीजन का है जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, इसी प्रकार से चीज़ें रिवीजन करना है। देखिए मेरा MCQ सॉल्व कराने का बस आपको
उद्देश्य ये है कि एमसीक्यूज़ को एक्चुअली में सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। सिर्फ आप पढ़ोगे, सिर्फ आप पढ़ते रहोगे, है ना, आप सोचो कि मैं बस पढ़ता रहूँ, तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना और एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना। ये दो काम यदि आप अच्छे से करते रहोगे तो हर एक सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। और चूंकि आपको अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज़ के माध्यम से ही आंसर देने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको बताना है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है ना। कौन सा आरोही क्रम है ना। एक होता है आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, और फिर एक होता है अवरोही मतलब घटता। तो आरोही में मतलब यहाँ पर बढ़ता है, बढ़ता करना में कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, आपको पता ही है ना, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है ना। तो बांग्लादेश लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा। मतलब इसका डी आंसर सही है ना। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है आरोही क्रम, आरोही, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही, है ना। आरोही मतलब क्या होता है, घटता, सॉरी, आरोही मतलब होता है बढ़ता, है ना, और अवरोही मतलब होता है घटता, है ना। घटता मतलब क्या है, बड़ा, है ना। बढ़ता मतलब सॉरी छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही मतलब घटता, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि आरोही पूछ रहा है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आरोही चूंकि यहाँ पर पूछ रहा है, तो सबसे कम नेपाल से लगती। सही क्रम यदि हम देखें तो सबसे पहले बांग्लादेश आता है, याद रखना है, बांग्लादेश आ जाता है सबसे पहले, है ना। उसके बाद फिर आता है चाइना, फिर चीन, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आ जाता है नेपाल, नेपाल के बाद आ जाता है म्यांमार, है ना। म्यांमार के बाद क्या आ जाता है भैया, तो म्यांमार के बाद आ जाता है भूटान, और भूटान के बाद फिर आते हैं अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो टोटल याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना। टोटल 7 देशों के साथ में हमारी बॉर्डर साझा होती है। सबसे ज़्यादा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, और लगभग 106 के आसपास किलोमीटर लंबी अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। और इसका क्रम भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैप है, सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और फिर यहाँ पर अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये विशेष तौर पर याद रखना। इसकी एक ट्रिक भी है, बचपन में MBA किया है ना, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, है ना। माँ को स्किप कर लीजिए, फिर म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो ये आपको ट्रिक से भी दिमाग में रख सकते हो, है ना। इसकी लंबाई भी दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर देखिए लंबाई भी लिखी हुई है कि किस देश के साथ में कितनी लंबी बॉर्डर हमारी लगती है। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, आंसर इसका डी है, याद रखिएगा। बांग्लादेश के साथ 4096, सबसे कम 106 अफ़गानिस्तान के साथ, बाकी की बॉर्डर भी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये मैंने आपको डिस्कस करा रखे हैं ये सब क्वेश्चन, जब मैं आपको क्लास डिस्कस कराता, हर क्लास के साथ मैंने MCQs PYQs भी डिस्कस कराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी अवस्थित है, कश्मीर वैली सिचुएटेड, वेयर इज़ कश्मीर वैली सिचुएटेड, है ना। इसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा, कोई इतनी विशेष चीज़ नहीं है। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने जब हिमालय रीजन आपको मैं पढ़ा रहा था, है ना, हिमालय, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय जो है ना, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में क्या देखने को मिलती हैं, कुछ रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं, है ना। कुछ रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से हमें रेंजेस देखने को मिलती हैं, है ना। तो इनको ही हम मतलब सॉरी, इनके बीच में कुछ घाटियाँ देखने को मिलती हैं, मैंने रेंजेस बोल दिया, इनके बीच में कुछ घाटियाँ देखने को मिलती हैं, इन रेंजेस के बीच में कुछ घाटियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक पर्वत ये है ना, और एक पर्वत ये है, ये 2 पर्वत हैं, है ना। 2 पर्वत के बीच में जो ये स्थान होता है ना, इसमें पूरे के पूरे शहर बसे हुए होते हैं, जो सिटी होती हैं वो बसी हुई होती हैं, है ना। जैसे कि आप देखा होगा कश्मीर घाटी, है ना, कश्मीर घाटी आपने सुना होगा, आपने कुल्लू घाटी सुना होगा, ठीक है, आपने
काठमांडू घाटी सुना होगा, है ना। तो ये सब घाटियाँ क्या है, शहर है पूरे के पूरे जो कि पर्वतों के बीच में बसे हुए हैं। तो कश्मीर घाटी की बात करें तो ये भैया आपको जम्मू कश्मीर जो यूटी है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो श्रेणी है ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के बीच में देखने को मिलती है। कहाँ पर? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। और हिमाद्री हिमालय क्या है? तो ये तो पूरी एक सतत अवस्था में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कश्मीर वैली है, यहाँ पर ये कश्मीर वैली है, यहाँ पर एक कश्मीर वैली देखने को मिलती है ना, जो कि किस किस के बीच में है? ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। कुल्लू घाटी की भी बात करेंगे आप तो यहाँ पर तो धौलाधर रेंज और महाभारत के रेंज के धौलाधर और महान हिमालय के बीच में देखने को मिलेगी। फिर काठमांडू वैली भी आप देखोगे तो ये नेपाल में आपको देखने को मिलेगी। नेपाल में आप देखोगे तो ग्रेटर हिमालय और बीच यहाँ पर आप देखोगे महाभारत रेंज है नेपाल में, तो इसके बीच में देखने को मिलते हैं। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी हिमालय वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है ना। न्यूएस्ट रेंज कौन सी है? तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, आपको दिमाग में रखना है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। अभी भी इसका लगातार वलन जारी है, मतलब हिमालय पर्वत जो है इसकी हाइट जो है लगातार बढ़ती जा रही है। चूँकि इंडियन प्लेट जो है ये लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है और इसके चलते हिमालय का जो वलन है ये लगातार हो रहा है। और हिमालय जो है एक न्यू फोल्डेड माउंटेन या फिर नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, दिमाग में रखिएगा। अगला देख लेते हैं हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, है ना। तो हिमालय रेंजेस जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में भी हैं, सिक्किम में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है ये पूरा मैदान में स्थित है ना। ये पूरा मैदान में या फिर प्लेन रीजन जो होता है, प्लेन है ना, प्लेन रीजन में स्थित है, मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है, दिमाग में रखिएगा। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस करा रखा है कि हिमालय पर्वत जो है ये आप देखोगे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हो गए, इन सभी राज्यों में हिमालय मुख्यतः देखने को मिलता है, याद रखिएगा। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं ये मैदानी क्षेत्र में ही अवस्थित हैं, है ना। कुछ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी आपको हिमालय देखने को मिलता है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ आपको कंठस्थ होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हिमालय का विस्तार के संबंध में मैप भी है, तो यहाँ पर आप देखोगे यूपी है, फिर यहाँ बिहार है, ये वेस्ट बंगाल ऊपर तक गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिस्कस कराया। जो पीर पंजाल रेंज है ये मुख्यतः आपको मिडिल हिमालय का हिस्सा है, याद रखिएगा। मिडिल हिमालय किसका हिस्सा है? मिडिल हिमालय या फिर मध्य हिमालय का हिस्सा है, मध्य हिमालय का ये हिस्सा है, दिमाग में रखिएगा, है ना। और जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत ये हमें देखने को मिलती है ना। मैंने आपको बताया था पीर पंजाल, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसके अलावा धौलाधर मैंने आपको बताई थी, धौलाधर रेंज ये आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगी मसूरी, एक रेंज है ना, मसूरी, नाग टिब्बा, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, ठीक है। महाभारत रेंज ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय में आपको 3 रेंजेस मिलती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना। तो इस प्रकार से जो पूरा हिमालय मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, ध्यान से आपको हर एक चीज़ याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अरावली जो है ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड था, है ना, हमारे विश्व के इतिहास का सबसे पहला प्राचीन पीरियड माना जाता है। इस समय इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। वर्तमान में इनका पूर्णतः क्षरण हो गया है और इनका अवशिष्ट भाग ही शेष बचा हुआ है, इसलिए इसको हम अवशिष्ट माउंटेन बोलते हैं, या फिर इनको हम
रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं, दिमाग में रखिएगा। मुख्यतः आपको राजस्थान के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है। 1722 मीटर इसकी हमें ऊंचाई देखने को मिलती है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में है वह कौन सा राज्य है। नीलगिरी की बात हो रही है, तो भैया नीलगिरी मैंने आपको बताया था किसी एक राज्य में नहीं है बल्कि 3 राज्यों में है। एक तो कर्नाटक राज्य में है ना, कर्नाटक में है, प्लस केरल राज्य में है ना, और प्लस तमिलनाडु राज्य में। 3 राज्यों में ये फैला हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। डोडा बेट्टा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन, ओके। तो कहाँ पर देखने को मिलेगा भैया ये हमें, तेलंगाना में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है ना। डोडा बेट्टा इसकी 2636 हाइट है, याद रखना है। 2636 मीटर डोडा बेट्टा हाईएस्ट माउंटेन पीक है नीलगिरी की, और ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना। बायोस्फीयर रिजर्व भी है, आपको याद रखना है। 1986 में जब बायोस्फीयर रिजर्व परियोजना भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी, उस समय नीलगिरी पर्वत को ही पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ सदर्न इंडिया, ओके। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भैया अनाईमुडी है। इसकी हाइट कितनी है, तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना है। और ये अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई जो हिल्स है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, याद रखना है। नीलगिरी के ही दक्षिण में आपको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अच्छा, मैं आपसे यदि पूछूं कि भैया बताओ पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, मैं आपसे पूछूं कार्डेमम हिल्स कहाँ हैं, मैं आपसे पूछूं कालसूबाई कहाँ पर है, मैं आपसे पूछूं जिंदगढ़ा कहाँ पर है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं सेवराय हिल्स कहाँ है, तो आप बता पाओगे। पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं भैया, तमिलनाडु में हैं। कार्डेमम इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तमिलनाडु प्लस केरल में हैं। मैं आपसे बोलूँ कालसूबाई कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है ना। 1646 मीटर नदर्न वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। जिनगढ़ा क्या है भैया, 1690 मीटर आंध्र प्रदेश में है, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी। सेवराय हिल्स ये तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए और इसी प्रकार से आप MCQ सॉल्व करिए, है ना। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर 100 200 500 MCQ सॉल्व करा दूँ, उससे कुछ नहीं होगा। आप बस यहाँ पर समझिए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम से पहले कैसे प्रैक्टिस करें, है ना। अब भले ही अभी हमने आधे घंटे में यहाँ पर सिर्फ 14 MCQ सॉल्व करे हैं, लेकिन इन 14 MCQs के माध्यम से कम हमने 100 फैक्ट कवर कर लिए होंगे, है ना। तो इससे आपकी एक तो याद करने की शक्ति मजबूत होगी, है ना, चीज़ों को रिवाइज़ करने की या फिर चीज़ों को याद करने की जो पावर है वो इन्हेंस होगी। तो इसी प्रकार से आप रिविज़न करिए, इसी प्रकार से आप MCQs PYQs को सॉल्व करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए, है ना, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में देखने को मिलती है ना। छत्तीसगढ़ PCS का एक क्वेश्चन है, ठीक है। शांत घाटी, तो शांत घाटी आप देखोगे आपको केरल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और शांत घाटी एक जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है, जो कि फॉरेस्ट कवर रीजन है ना। और यहाँ पर आपको नेशनल पार्क के रीजन देखने को मिल जाएंगे, नीलगिरी का क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीलगिरी के आसपास वाला रीजन जो है ये सब देखने को मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा केरल के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है ना। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ भैया काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ माधव, जो अभी हाल ही में टाइगर प्रोजेक्ट बना है, टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूँ दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, मैं आपसे पूछूँ लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो क्या आप बता पाओगे। काजीरंगा कहाँ है भैया, असम में है, ओके। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, MP में है, हाल ही में टाइगर प्रोजेक्ट। दुधवा कहाँ है, UP में है। गिर कहाँ पर है, गुजरात में है। लार्जेस्ट कौन सा है, हिमेश है। सबसे पहला कौन सा है, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेली नेशनल पार्क के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में, है ना। तो ऐसे रिवीजन करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित युग्मों का आपको सम्मिलित करना है भैया। लिपुलेख दर्रे हैं, पासेज हैं। पासेज ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे हिमालय रीजन में। तो माना, नीति, लिपुलेख है ना। लिपुलेख और इसके साथ माना, नीति, माना और नीति, ये तीनों ही दर्रे हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो ये आंसर इसका हो जाएगा भैया, ये सुमेलित नहीं है। जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। जोजिला जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम और सिपकिला हिमाचल प्रदेश, तीनों ही सही हैं। ठीक है, नाथुला के अलावा जलेपला भी सिक्किम में है, आपको याद रखना। पीर पंजाल एक जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप सभी को। सॉरी, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? हिमनद मतलब ग्लेशियर की बात हो रही है ना, ग्लेशियर। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर, है ना। विच वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो भैया भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये सियाचिन ग्लेशियर है। लगभग 78 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ ग्लेशियर है। ये हमें काराकोरम रीजन में, कहाँ पर भैया? काराकोरम रीजन में, जो ख़ास तौर पर आप देखोगे लद्दाख वाला रीजन है हमारा। लद्दाख में पीओके वाला रीजन, लद्दाख वाला रीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं नुब्रा नदी, जो कि श्योक की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड भी है ना। बैटल फील्ड भी है ना। युद्ध स्थल भी है, युद्ध स्थल भी है, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाया जा चुका है, भारतीय सेना के द्वारा चलाया जा चुका है और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा जा चुका है। ठीक है, इतना आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आगे हम देख लेते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। तो दक्कन प्लेटू है, यहाँ पर जो बेसाल्ट निर्मित लावा है ना, ये हमें किन चट्टानों से, किस युग की चट्टानों से देखने को मिलता है? तो क्रिटेशियस पीरियड में, जब हमारी इंडियन प्लेट इक्वेटर के काफ़ी नीचे थी, मेडागास्कर के आसपास, तो यहाँ पर ही रियूनियन हॉटस्पॉट है ना, रियूनियन हॉटस्पॉट के चलते बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिले थे। और इसके ही चलते आप देखोगे ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र भैया? ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं? बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र देखने को मिलता है। और बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है, उसी के चलते काली मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलता है। मतलब क्रिटेशियस पीरियड में जो ज्वालामुखी उद्गार हुए थे उसका ही ये परिणाम है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिटेलिंग है, थोड़ा सा हम देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जो इस रीजन में कुछ ग्लेशियर हैं ट्रांस हिमालय रीजन में, उसके बारे में लिखा हुआ है ना। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, ब्याफो ग्लेशियर है, बालतोरा ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर आपको ट्रांस हिमालय रीजन में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? ट्रांस हिमालय रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना है? टेरिटोरियल सी का विस्तार कितना है? तो टेरिटोरियल सी जो होता है ये इस प्रकार का क्षेत्र होता है, इस पर उस देश के समस्त अधिकार होते हैं, जैसे कि लैंड रीजन में होते हैं। तो 12 समुद्री मील या फिर 12 नॉटिकल मील का जो रीजन होता है ना, ये समुद्री मील का जो रीजन है ये प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत आता है। देखिए 12 समुद्री मील प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है। ठीक है, फिर 24 समुद्री मील समीपस्थ मंडल कंटीजियस जोन होता है, और फिर 200 नॉटिकल मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, तो ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया प्रादेशिक 12। अगला है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है ना। तो ये हमने हालांकि पहले एक फैक्ट के रूप में डिस्कस कर लिया। कुल है, टोटल है 7516.6 और 5422 है ना, 5422 के आसपास जो है ये हमारी मेन लैंड की कोस्ट लाइन है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा मतलब उससे पहले थोड़ा सा कुछ और कोस्ट लाइन है, जैसे गुजरात की कितनी है, आंध्र प्रदेश की कितनी है ना, बाकी स्टेट की यहाँ पर कोस्ट लाइन दी हुई है। तो 5422.6 हमारी टोटल है, 7516.6 हमारी ओवरऑल है। मेनलैंड की 5422 है और 2094 ये द्वीपों की है। ठीक है, 1962 अंडमान निकोबार की है, लक्षद्वीप की 132 है। तो ये सारे डेटा दिमाग में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप ज्वालामुखी उद्गम से बना हुआ है ना, वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है? तो भैया बैरन आइलैंड है, एक द्वीप है पूरा का पूरा, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है। क्या है भैया? एक्टिव वॉल्केनो है, या फिर
सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पर आता है भैया? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। एक और है यहाँ पर नारकोंडम। नारकोंडम एक अन्य ज्वालामुखी है जो कि प्रक्षुब्ध या फिर डोरमेंट वॉल्केनो के अंतर्गत आता है। तो दोनों ही हमें भारत में ही देखने को मिलते हैं, अंडमान निकोबार के अंतर्गत, तो ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो छोटा अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा हमने कोको चैनल को डिस्कस किया है यहाँ पर, है ना। हमने डंकन पास को डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है। 8 डिग्री चैनल हमने डिस्कस किया है, 9 डिग्री चैनल डिस्कस किया है। तो आप अपने मन में ये सब रिवाइज करिए कि कौन सा चैनल किसको सेपरेट करता है। पाक स्ट्रेट हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सारे चैनल हालांकि लिखे हुए हैं मैप में, एक बार मैं आपको रिवाइज करा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में है। कोको चैनल उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा सभी। आगे देख लेते हैं, विदर्भ एक प्रादेशिक रीजन है। विदर्भ इज़ अ रीजनल, एक क्षेत्र है ना। विदर्भ इज़ अ रीजन लोकेटेड इन विच स्टेट। ओके, तो ये महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, याद रखना। महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है ये वाला रीजन है, ये पूरा महाराष्ट्र राज्य है, देखिए। और महाराष्ट्र का जो ये क्षेत्र है इसको ही हम विदर्भ के नाम से जानते हैं। जैसे कि सौराष्ट्र आप देखोगे, सौराष्ट्र आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से विदर्भ आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर प्रदेश बोलते हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गोलकुंडा की खान है, कौन सी खान है भैया? गोलकुंडा खान, है ना, हैदराबाद के पास। तो यहाँ से ही निकाला गया था कोहिनूर हीरा, है ना। अब हालांकि तेलंगाना रीजन में आती है, लेकिन पहले आंध्र प्रदेश ही था। तो इसी के चलते आंध्र प्रदेश को हम कोहिनूर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो भैया राजस्थान भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, हरियाणा भी आता है, लेकिन इसमें पंजाब नहीं आता। NCR नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। देखिए दिल्ली और उसके आसपास के जो कुछ राज्य हैं, उनके कुछ ज़िले हैं, ये NCR में शामिल हैं। क्योंकि क्या होता है, दिल्ली एक ऐसा शहर है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जिनमें बोझ बहुत ज़्यादा है ना। लोग प्रवासन बहुत करते हैं यहाँ पर, रोज़गार की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में, मेडिसिन चिकित्सा की तलाश में। तो एक शहर में बोझ बढ़ जाता है, इसके चलते हमने एक NCR क्षेत्र बनाया है, जिसमें आसपास के जो राज्य हैं उसके कुछ ज़िले शामिल किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेंशन है, यहाँ पर ये UP के ज़िले हैं, ये राजस्थान, ये नीचे वाले राजस्थान के ज़िले हैं, यहाँ पर हरियाणा का ज़िले हैं। तो इस संपूर्ण क्षेत्र को हम बोलते हैं NCR, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं। यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक विशेष क्षेत्र है। इसमें दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। इसका उद्देश्य है दिल्ली पर बढ़ते बोझ को कम करना और पूरे क्षेत्र को समन्वित करना और इसका विकास करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो भारत का जो भैया कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये अधिकतम राज्य की बॉर्डर को साझा करता है। मैं अक्सर आपको बताता हूँ 8+1+1 का फॉर्मूला, 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी और एक देश के साथ में इसकी बॉर्डर लगती है। यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, फिर यहाँ पर हरियाणा है, फिर यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर MP है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ झारखंड है, यहाँ बिहार है, यहाँ पर नेपाल है। तो 8 राज्य हैं, एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और एक देश नेपाल के साथ में बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? UPPSC का क्वेश्चन है। तो एज़ यूजुअल जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, जिले भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही हैं, 75। सबसे ज़्यादा राज्यों को छूने वाला स्टेट भी यही है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बांग्लादेश में बनाती हैं, मेघना नदी के नाम से, याद रखना है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखना है। डेल्टा क्या होता है? नदियाँ अपने मुहानों में छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में बढ़ जाती हैं और अपने द्वारा लाए गए अवसादों को यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं, और इसी संरचना को हम डेल्टा बोलते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं।
तो दोस्तों ये 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको क्लास के दौरान बताया है, ठीक है। बहुत जल्द हम अगली प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसके अलावा जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ व्हीलर द्वीप? ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। इसके अलावा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, है ना। इसी प्रकार से कुछ अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे और कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें क्वेश्चन को बाइलिंगुअल रखूं। आज की क्लास में क्वेश्चन बाइलिंगुअल नहीं थे, है ना, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। अभी तक आपने हमारा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स अवेल नहीं किया है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, है ना। तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। और ये पूरा बैच कंप्लीट हो गया है। मंडे से हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। किसी भी क्वेरी के लिए ये नंबर दिया हुआ है। इस टॉपिक के यदि आपको PDF चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आप हमारे PDF वाले फोल्डर में जाइए, वहाँ पर मैं ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट के नाम से एक फ़ोल्डर बना दूंगा, तो वहाँ से आप PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिटी की क्लासेस लगातार लाइव चल रही हैं, है ना, ये बैच आप अवेल कर सकते हैं, है ना। डेमो क्लास यदि आपको देखना हो तो यूट्यूब पर ऑलरेडी डेमो क्लास पड़ी हुई हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। हिंदी का रिकॉर्डेड बैच आप अवेल कर सकते हैं और इंडियन प्लस वर्ल्ड का भी हमारा कोर्स है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, ठीक है, आप विजिट ज़रूर कर लीजिए। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।